आप सभी लोगों का वेलकम है आपका प्यारा सा चैनल, लाखों बच्चों के दिलों में बसने वाला चैनल, सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला चैनल तनु क्लासेस में। आज ये इतिहास की पहली क्लास है जहां पर हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इतिहास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। जहां पर हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। जैसे आज हम लोग महलों में रहते हैं, हम लोगों के यहाँ पक्की सड़कें बनाई गई है, सड़क के दोनों किनारे नाला बना हुआ रहता है। लेकिन अगर हम आपको कहें कि आज से 200 साल 300 साल पहले क्या था, तो झोपड़ी हुआ करता था। जो सड़क है वो भी कच्ची बनाई हुई होती थी, पक्की ईंटों का नहीं बना हुआ होता था। जो महल है, महल तो होता ही नहीं था, कच्ची कच्ची ईंटों का घर बना हुआ होता था, झोपड़ी बना हुआ होता था। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आज से 4000 साल पहले जिस तरह से आज हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह से आज हम लोग महलों में रहते हैं, जिस तरह से आज हम लोग पक्की सड़कों पर चलते हैं, जिस तरह से आज सड़क के दोनों किनारे पर नाला बनाई जाती है, इसी तरह से आज से 4000 साल पहले भी था। तो क्या आप यकीन करोगे? जी हाँ प्यारे बच्चों, आज से 4000 साल पहले जिस तरह से हम लोग पक्की महलों में रहते हैं, इसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी ऐसे ही 4000 साल पहले ऐसे ही पक्की ईंटों के मकानों में रहा करता था। आज से 4000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जिस सभ्यता के लोग पक्की बिल्डिंग में रहा करते थे, जिस सभ्यता के लोग पक्की सड़कें बनाया करते थे, जिस सभ्यता के लोग सड़क के दोनों किनारे पर नाला बना हुआ करते थे, उसी एक सभ्यता के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम रखा गया ईंटें मनके तथा अस्थियां। इस चैप्टर का नाम आखिर ईंटें मनके तथा अस्थियां ही क्यों रखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके मन में भी ये सवाल आएगा। इतिहास की आज ये पहली क्लास है, तो आज हम लोग पूरी कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे। आराम से सुनिएगा। आज अगर इस क्लास को आप अच्छे से देख लेते हैं तो यकीन मानिए पूरा इतिहास पढ़ने में आपको मजा आ जाएगा और हर दिन आपको लगेगा कि यार आज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैप्टर का नाम ईंटें मनके तथा अस्थियां क्यों पढ़ा, तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। जैसे आपको पता है ये इतिहास का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि सर इस चैप्टर का नाम ईंटें मनके तथा अस्थियां क्यों पढ़ा। देखिए, ईंट का मतलब होता है ईंट, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। मनके का मतलब होता है मोती, या मनके का मतलब होता है माला, और अस्थियां का मतलब होता है हड्डी, है ना। अब अगर आपको हम कहें कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये आज से 4000 साल पहले की बात है। अब आप कहोगे सर ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि कोई भी इंसान 4000 साल तक तो जिंदा नहीं रहता है। कुछ लोग हैं जो घूम रहे थे और एक बहुत बड़ा खाली जगह मिला। खाली जगह में जब वो पहुंचा तो वो देखा कि इस तरह का कुछ घर बना हुआ था, है ना। अब उसके मन में एक सवाल आया कि यार ये घर यहाँ पर किसने बनाया होगा, और ये घर बहुत पुरानी भी लग रही है। तुम्हारे मन में भी सवाल आएगा। मान लो तुम कहीं जा रहे हो, अचानक से किसी खाली जगह में इस तरह का घर देखने को मिले और वहां पर कोई भी आदमी नहीं रहता हो, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर ये घर बनाया किसने होगा। फिर कुछ आदमी जा रहा था, जमीन की खुदाई किया। जमीन की जब खुदाई किया, जमीन को खोदा तो देखा जमीन के नीचे भी कोई घर बना हुआ है। फिर कोई आदमी थोड़ा और इधर उधर खोजा, इधर उधर जमीन की खुदाई किया, तो फिर देखा कि जमीन के नीचे हड्डी भी मिला। फिर सोचा अरे जमीन के अंदर आखिर यहाँ हड्डी कहाँ से आया, यहाँ तो कोई आदमी है नहीं, यहाँ तो कोई जानवर है नहीं। फिर कुछ आदमी और जमीन को खुदाई किया और इधर उधर ढूंढा, तो फिर उसको मोती भी मिल गया, उसको बहुत सारी चीजें मिल गया। यानी कहने का मतलब जब कुछ लोग इधर उधर जा रहे थे तब उनको बहुत सारी चीजें मिला। क्या मिला, तो सबसे पहले उनको मिला ईंट। ईंट जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। फिर उसके बाद जब वो और जमीन का खुदाई किया तो जमीन खुदाई करते करते उनको हड्डी मिल गया, किसी को बहुत सारी मोहर मिल गई। अब कहा कि आखिर यहाँ पर जमीन के नीचे हड्डी कहाँ से आया, यहाँ जमीन के नीचे मोहर कहाँ से आया। तब वो सोचने लगा अरे कुछ तो बात है यहाँ पर, कुछ तो था यहाँ पर, क्योंकि आखिर ये सब किसी ने तो बनाया होगा ना, अपने आप तो नहीं बन गया होगा। अब आदमी के अंदर सवाल आया। आप सोचो कहीं पे जा रहे हो, कोई खाली जगह है जो वीरान पड़ा हुआ है, अचानक से आपको एक घर दिखा। वो घर बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जिसको देख के लग रहा है कि नहीं आज नहीं, कम से कम 100 साल 200 साल पहले बनाया होगा। आखिर ये घर बनाया किसने, कैसे, अपने आप तो नहीं बन गई है। तो आदमी के अंदर सवाल आया। जब उसको सवाल आया तब वो खोजना शुरू किया। फिर खोज करते 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 फिर पता चला कि अच्छा 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 यहाँ पर कुछ तो था। फिर इसका नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। अब आपके मन में सवाल है कि सर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही क्यों पड़ा, या इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं। आइए हर एक कहानी को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आप पहले चैप्टर का नाम समझ गए कि इस चैप्टर का नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। ईंट का मतलब होता है जिससे हम लोग घर बनाते हैं। तो जमीन का जब खुदाई किया तो ईंट मिला, ईंट से पता चला इस सभ्यता के बारे में। मन के मतलब मोती,
मोती से भी पता चला, मोहर से भी पता चला कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ था। फिर अस्थियां, अस्थि का मतलब होता है हड्डी। जब खुदाई किया गया तो जमीन के नीचे बहुत सारे हड्डियां मिली, बहुत सारे जानवरों की हड्डी मिली। अब कहा कि भाई कुछ लोग तो यहाँ पर रहते होंगे, तभी तो जानवरों का हड्डी मिला है जमीन के नीचे, नहीं तो आखिर यहाँ पर जानवर जब था ही नहीं, इतना खाली जगह है, तो यह जानवर आया कहाँ से, जानवर की हड्डी आया कहाँ से। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर कुछ लोग रहते थे और वो लोग इस जानवर को पालते थे। और फिर पता चला कि हाँ, यहाँ पर एक सभ्यता था जिस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो जब लोगों को इस तरह का घर देखने को मिला कि भाई ये घर आखिर किसने बनाया, ये नाला किसने बनाया, ये इस तरह का घर आखिर किसने बनाया, तो लोगों ढूंढने लगा, बहुत सारी चीजें खोजने लगा कि आखिर ये किसी ने तो बनाया होगा, अपने आप तो नहीं बन गया होगा। जब खोज किया 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 तो बहुत सारी जानकारी मिली हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी क्या मिली, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली कि ये जो सभ्यता है वो आज नहीं, कल नहीं, 200 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं, बल्कि ये जो सभ्यता है वो लगभग 4000 साल पहले थी। यानी हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसमें जो लोग यहाँ पर रहते थे, यानी वो जो हम लोगों को जानवर की हड्डी मिला है, वो जो हम लोगों को घर बनाया हुआ मिला, वो जो पक्की ईंटों का हम लोगों को नाला मिला है, ये आज नहीं बनाया किसी ने, कल किसी ने नहीं बनाया, बल्कि 4000 साल पहले किसी ने बनाया है। जी हाँ, तो इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ, किसने खोज किया, हड़प्पा सभ्यता क्या था, हड़प्पा सभ्यता में नगर कैसे बनाए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता में नाला कैसे बनाए जाते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या खाते थे, कौन कौन से जानवर पाले जाते थे। आज भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। अभी भी बहुत सारा खोज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर धीरे धीरे खोज होते जाएगा, फिर हम लोग और भी जानकारी इकट्ठा करते जाएंगे। तो आज हम लोग इसी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं जिस सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता। कुछ सवाल आपके मन में है। सबसे पहला कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका खोज कब हुआ था? 1921 में। यानी कहने का मतलब 1921 से पहले किसी को भी नहीं पता था कि यहां पर कोई सभ्यता है, किसी को भी नहीं। 1921 से पहले ये घर किसने बनाया, ये घर किसका है, ये महल किसका है, किसी को नहीं पता था। तो 1921 में जब दयाराम साहनी ने 1921 में जब दयाराम साहनी ने खोज किया, तब पता चला कि हाँ, यहां पर एक सभ्यता था और उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। कैसी सभ्यता? नगरीय। आप कहोगे कि सर नगरीय क्या होता है? तो देखो, दो वर्ड है, एक होता है ग्रामीण, एक होता है नगरीय। नगरीय का मतलब होता है नगर, नगर जैसे शहर जिसको कहते हैं। जैसे नगर में क्या होता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, पक्की सड़कें बनाई जाती है ना, नाला होता है, बिजली होता है, तो उसको हम लोग नगर कहते हैं। और ग्रामीण का मतलब हो गया गांव। गांव कैसा होता है? तो गांव में जो बिल्डिंग नहीं बल्कि झोपड़ी होता है ना। आज के दिन वैसे गांव में बिल्डिंग भी होता है, लेकिन गांव बेसिकली किसको कहते हैं? जहां के लोग खेती बाड़ी करते हैं, जहां के लोग जानवर पशु पालते हैं, जहां कच्ची सड़क होता है, जहां पर झोपड़ी बनाया जाता है, उसको कहते हैं गांव, यानी ग्रामीण। और नगरीय किसको कहते हैं? तो जहां के लोग व्यापार करते हैं, जहाँ के जो महल है वो पक्की ईंटों का बनाया जाता है, जहाँ पर जो सड़कें हैं वो भी पक्की ईंटों का बनाया जाता है, उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये एक नगरीय सभ्यता था। सोचो, आज भी हम लोगों में से बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं, आज भी हम लोग महलों में नहीं रहते, लेकिन आज से 4000 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरों में रहती थी, नगरों में रहती थी। आखिर ये सभ्यता खत्म कैसे हो गया? आपके मन में ये भी सवाल आएगा। अब सोचो, आज से 4000 साल पहले अगर वो लोग शहर में रहता था, आज अगर ये लोग जिंदा होता तो आज कितना आगे निकल गया होता। अमेरिका, हम लोग कब आजाद हुए? हम लोग 1947 में आजाद हुए, और अमेरिका जो है हम लोगों से लगभग 150 साल पहले आजाद हुआ है। अमेरिका मात्र 150 साल पहले आजाद हुआ और आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है। सोचो, ये लोग तो 4000 साल पहले ऐसा था। अगर ये लोग आज जीवित रहता तो आज ये लोग कैसा रहता, आज भारत कहां रहता। लेकिन अफसोस, ये हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये हड़प्पा सभ्यता खत्म कैसे हो गया, इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया, कैसे ये लोग मर गए, कैसे ये पूरी सभ्यता एक तरफ से खत्म हो गई। सोचो, आज हम लोग सब लोग हैं यहाँ पर, हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आज 1 मिनट के लिए मन में सोचो, वैसे ऐसा हो नहीं, लेकिन सोचो कि आज हम सारे लोग खत्म हो जाते हैं, सब लोग खत्म हो जाते एक बार में, सारी जानवर जितने भी लोग हैं सब मर जाता है। तो आज से 100 साल 200 साल बाद जब यहाँ पर लोग आएगा, 2000 साल बाद, तब उसको लगेगा ना कि अरे
कुछ तो लोग यहाँ पर रहता था, कुछ लोग तो यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी महल बनाई हुई है, बहुत सारी उनको हड्डियां मिलेगी, बहुत सारे उनको लोग मिलेंगे। तो फिर वो भी क्या करेगा, खोज करने लगेगा, वो भी ढूंढने लगेगा कि आखिर यहाँ पर क्या था। फिर उसको पता चलेगा, अच्छा यहाँ तो एक देश था जिसका नाम भारत था, और यहाँ पर इतने लोग थे, इतने लोग पढ़ते थे, यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई थी, इस तरह से लोग रहते थे, वो सब चीज करेगा। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता आज से 4000 साल पहले था। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, कैसे जिंदगी गुजारते थे, कौन कौन से जानवर पालते थे, क्या काम करते थे, हर एक चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और फिर ये चैप्टर हम लोगों का मजेदार तरीके से खत्म होता है। तो आज ये इतिहास की पहली क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं इतिहास क्या होता है, फिर हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप क्लास 12th में आए हैं तो आपको पता है क्लास 12th में आपको टोटल 3 बुक पढ़ना पड़ेगा, जो कि एनसीईआरटी है ना। तीनों बुक आप देख सकते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये आपका एनसीईआरटी बुक है। पहला बुक में 4 चैप्टर है, दूसरा बुक में 5 चैप्टर, तीसरा बुक में 6 चैप्टर। इस तरह से हम आपको टोटल 15 का 15 चैप्टर को पढ़ाएंगे। 3 चैप्टर हटा भी दिया है, जो चैप्टर हटा दिया है वो हम आपको बता देंगे, वो अगर आपको नहीं पढ़ना होगा तो आप मत पढ़ना, ठीक। इतिहास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। हिस्टोरी नहीं, हिस्ट्री। अब ये जो हिस्ट्री शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये जो इतिहास है, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। अब ये जो हिस्ट्री शब्द है प्यारे बच्चों, ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। ग्रीक, जिस तरह से हिंदी भाषा होता है ना, जिस तरह से हिंदी भाषा होता है, इंग्लिश भाषा होता है, उर्दू भाषा होता है, उसी तरह से एक भाषा होता है ग्रीक भाषा। तो ये जो इतिहास का इंग्लिश है हिस्ट्री, हिस्ट्री शब्द लिया गया है हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया जो है ये कैसी भाषा है? उर्दू भाषा है? नहीं। क्या ये अंग्रेजी भाषा है? नहीं। हिस्टोरिया जो है ये आपका ग्रीक भाषा है। और हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ करना। क्या होता है हिस्टोरिया का मतलब? पूछताछ करना। तो अगर हम आपसे सवाल करेंगे कि हिस्ट्री क्या होता, तो आप क्या कहोगे? सोचो, हमें किसी के बारे में पता लगाना है ना, कि भाई ये लड़का जो आज टॉपर बना, ये लड़का कैसे टॉपर बना। तो हम क्या करेंगे? आपके घर में जाएंगे, आपके मम्मी पापा से पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपके दोस्तों से पूछेंगे। तो हम क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे। इसका मतलब हिस्ट्री का मतलब होता है पूछताछ। तो हिस्ट्री जो शब्द है ये लिया गया है हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का अर्थ होता है पूछताछ करना। जब हम लोग इतिहास के बारे में पता लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पूछताछ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं कि इनकी मम्मी ने, इनके पापा ने, इनके दोस्तों ने जो बताया वो सही है या नहीं, हम लोग मिलाते हैं। तो जब भी इतिहास के बारे में पता लगाते हैं तो सबसे पहले पूछताछ करते हैं, फिर उसके बाद जांच करते हैं, फिर उसके बाद सच्चाई की खोज करते हैं कि सच क्या है, क्या ये झूठ तो नहीं, सच क्या है। 1947 में जब हम लोग आजाद हुए तो किस तरह से आजाद हुए थे, सच्चाई की पता लगाते हैं। तो अगर कोई पूछे इतिहास का इंग्लिश होता है हिस्ट्री, हिस्ट्री जो शब्द है वो लिया गया है हिस्टोरिया से। और हिस्टोरिया एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पूछताछ करना या जांच करना या सच्चाई की खोज करना। हम लोग पहले ये समझ गए कि इतिहास का इंग्लिश होता है हिस्ट्री, और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये लिया गया है हिस्टोरिया से। लेकिन अब हम आपको कहेंगे कि ये जो इतिहास शब्द है इसको संस्कृत में क्या कहते हैं। संस्कृत में इतिहास का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत में जो इतिहास शब्द है ये 3 शब्द से मिलकर बना है। इति, जोर, ह, जोर, आस। जब हम इन तीनों शब्दों को मिला देते हैं या इन तीनों अक्षर को मिला देते हैं तब हम लोगों का बनता है इतिहास। अब इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो अगर आपसे कोई कहे कि बताइए संस्कृत में इतिहास का अर्थ क्या है, तो संस्कृत में जो इतिहास शब्द है इसको 3 भागों में तोड़ते हैं। इतिहास, इति जोर है जोर आस, यानी इति जोर है जोर आस, इसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास में हम लोग वही चीज को पढ़ते ना जो हुआ था। अगर हम कहेंगे कि 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, तो इसका मतलब सच में आजाद हुआ था ना, ऐसा तो नहीं है ना कि आजाद नहीं हुआ था फिर भी हम लोग पढ़ते हैं कि आजाद हुआ था, ऐसा है क्या? तो इतिहास का मतलब ही हुआ कि ऐसा ही हुआ था, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं। तो इतिहास संस्कृत में 3 शब्द से मिलकर बना है, इति जोर है जोर आस, जिसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। यानी संस्कृत में इतिहास का अर्थ है ऐसा ही हुआ था। तो इतिहास का मतलब खोज करना, पूछताछ करना, उसके बाद सच्चाई की खोज करना, जांच करना। संस्कृत में इतिहास का मतलब होता है ऐसा ही हुआ था। प्राचीन काल में इतिहास को कहानी के रूप में बताया जाता था, अर्थात पहले इतिहास को श्रुति विषय माना जाता था।
आप सबको पता है ये जो इतिहास है इसको टोटल 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक आपका है प्राचीन इतिहास, एक आपका है प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, दूसरा क्या है? मध्यकालीन इतिहास, तीसरा क्या है? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। ठीक है, इतिहास को टोटल 3 भागों में बांटा जाता है, एक प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य के राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज आपका आ जाएगा प्राचीन इतिहास में। फिर एक होता है मध्यकालीन इतिहास। तो मध्यकालीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत है ना, उसके बाद मुगल सल्तनत के बारे में, मुगल सल्तनत। ठीक है, उसके बाद आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं? तो आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में, उसके बाद कैसे हम लोग आजाद हुए उसके बारे में। ये सभी चीज किस में आ जाएगा? आधुनिक इतिहास में आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग क्या कहे, एक लाइन कि इतिहास को श्रुति विषय माना जाता था। श्रुति मतलब क्या होता है कि शुरुआत में जो इतिहास होती थी वो लिखित रूप में नहीं था। जैसे आज हम लोग 1947 में आजाद हुए या 1857 की क्रांति हुई, तो ये सब चीज क्या है? लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम कहेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता से भी पहले यहाँ पर क्या था इनके बारे में, तो कोई चीज लिखित नहीं है, मौखिक है, यानी सुना हुआ है, कहानी की तरह। हमने अपने दादा से सुना, मेरे दादा अपने दादा से सुने थे, फिर उसके दादा वो किसी दूसरे लोगों से सुना था। तो इसी को कहते हैं श्रुति विषय। तो प्राचीन काल में जो इतिहास है इसको कहानी के रूप में बताया जाता था, यानी शुरुआत में जो इतिहास है वो कहानी के रूप में था। जैसे आज हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, पहले किताब नहीं था, पहले लिखा हुआ नहीं था, तो लोग सुन सुन करके चीजों को याद रखते थे, इसलिए अर्थात इसी को हम लोग श्रुति विषय कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे श्रुति विषय इतिहास को क्यों कहा जाता था, तो क्योंकि शुरुआत में जो इतिहास है उसको कहानी के रूप में बताया जाता था, जिसको लिखा हुआ या कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि हम लोग सुन करके सारी चीजें जानते थे, इसलिए इतिहास को शुरुआत में श्रुति विषय माना जाता था। ठीक, और बाद में यह लिखित रूप में आया। अगर हम आपको कहें क्या आज हम लोग इतिहास को जो पढ़ते हैं वो लिखा हुआ है? बिल्कुल है ना। जैसे हम लोग आजाद हुए 1947 में, जैसे 1857 की क्रांति हुई, पहला विश्व युद्ध हुआ, तो ये सब कुछ क्या है? लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आज हम लोग लिखित इतिहास पढ़ते हैं एक तरह से। लेकिन अगर हम कहेंगे कि आज से हजारों साल पहले, 2000 साल पहले क्या हुआ था, ये सब तो लिखा हुआ नहीं है। या आज से 1 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि दुनिया की शुरुआत तो आज से कई करोड़ों साल पहले हुआ है, तो पहले क्या हुआ था ये सब चीज तो लिखा हुआ नहीं है। तो ये सब चीज के बारे में हम लोग मौखिक पढ़ते हैं, सुन सुन करके ये सब चीजों को याद है, ये सब चीजें याद है। तो जो चीज हम लोग को सुन करके याद है उसको माना जाता है श्रुति विषय। इसलिए कहा जाता है जो प्राचीन काल का इतिहास था इसको कहानी के रूप में बताया जाता था, इसीलिए पहले इतिहास को श्रुति विषय माना जाता था, है ना। तो अगर आपसे कोई कहे जो प्राचीन काल का इतिहास होता था, प्राचीन काल मतलब जब यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था, जब यहाँ पर मौर्य साम्राज्य था, उनके बारे में ज्यादा लिखित रूप से चीजें अवेलेबल नहीं है, लिखित रूप से चीजें मौजूद नहीं है, उनके बारे में लिखित रूप से मौजूद नहीं है, इसलिए उस इतिहास को हम लोग श्रुति विषय कहते हैं। आपके सामने सवाल आएगा कि सबसे पहले इतिहास को लिखने की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो इतिहास लिखने की शुरुआत सबसे पहले मिस्र में हुई थी। कहां पर? मिस्र में, यानी आप याद रखोगे यूनान में, है ना, यूनान में। और इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था प्यारे बच्चों? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। तो उसका नाम है हेरोडोटस। क्या नाम है? हेरोडोटस, याद रखिएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का पिता यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास को लिखा था। कब लिखा था? तो आप याद रखोगे 500 बीसी में। अब 500 बीसी क्या होता है? तो याद रखिएगा ईसा मसीह के पैदा होने के 500 साल पहले। ईसा मसीह कौन है? तो ईसा मसीह, है ना, जिसको मतलब ये समझिए कि जैसे हम लोग अभी क्या चल रहा है, अभी 2026 चल रहा है ना, तो आप क्या कहते हैं कि ये दुनिया कब बनी थी? 2026 साल पहले? नहीं, ये दुनिया लाखों साल, करोड़ों साल पहले बना था, लेकिन अभी चल रहा है 2026। तो 2026 चल रहा है। अब 2026 से पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो उस समय क्या था? आज चल रहा है 2026, ठीक। तो क्या ये दुनिया 2026 साल पहले बनी थी? नहीं, 2026 साल पहले नहीं, बल्कि उससे भी पहले बनी थी। तो जब ईसा मसीह का पैदाइश हुआ था उस समय को मान लिया 0, और ईसा मसीह का पैदा होने का कितना साल हो गया आज? 2026 साल। अब ईसा मसीह के पैदा होने के पहले का समय को कहा जाता है बीसी।
बीसी का मतलब, बीसी का हिंदी होता है ईसा पूर्व, इसके बारे में आगे हम लोग आपको बताएंगे। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व कितना, ईसा पूर्व 500, यानी कहने का मतलब ईसा मसीह के पैदा होने के 500 साल पहले हेरोडोटस ने इतिहास को लिखा था। ठीक, अब ईसा मसीह का पैदाइश कब हुआ, तो आज से 2026 साल पहले, और ईसा मसीह के पैदा होने के 500 साल पहले ही इतिहास लिखने की शुरुआत हो गई थी, यानी 2026 साल प्लस 500 साल, तो कितना साल हो गया, लगभग हो गया आपका 2526 साल। यानी कहने का मतलब आज से 2500 साल पहले हेरोडोटस ने इतिहास लिखने की शुरुआत करी। इन्होंने एक किताब लिखा था जिस किताब का नाम है हिस्टोरीज, यानी हिस्टोरिका। तो याद रखिएगा, इतिहास लिखने की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई थी पूछे, यूनान में यानी ग्रीस में, और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को। और इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है हिस्टोरीज, या इसी किताब को कहते हैं हिस्टोरिका। ये किताब कब लिखा था, आज से 500 साल पहले, सॉरी 500 बीसी, 500 बीसी यानी कहने का मतलब 500 ईसा पूर्व। अब 500 ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, यानी ईसा मसीह का पैदाइश के 500 साल पहले इन्होंने इस किताब को लिखा था हिस्टोरीज। तो हमने क्या कहा, ईसा मसीह का पैदाइश कब हुआ है, 2026 साल पहले, और 2026 साल पहले ईसा मसीह का पैदा हुआ है, और ईसा मसीह के पैदा होने के 500 साल पहले इन्होंने किताब लिखा था जिस किताब का नाम है हिस्टोरीज, यानी 2026 साल प्लस 500 साल, लगभग 2500 साल पहले। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हेरोडोटस है, हेरोडोटस, इन्होंने जो किताब लिखा था हिस्टोरीज नाम का, ये किताब कब लिखा, लगभग 2500 साल पहले। और उन्होंने घटनाओं की जांच और यात्रा करके ये जानकारी इकट्ठा की, और हेरोडोटस ने ही सबसे पहले घटनाओं का अच्छे से जांच किया, फिर उन्होंने सारी चीजों को लिखा। तो इतिहास लिखने की शुरुआत सबसे पहले हेरोडोटस ने किया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। और इतिहास सबसे पहले लिखा कहाँ गया था, यूनान में यानी मिस्र में। अब देखते हैं भारतीय इतिहास के जनक, यानी भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया, पूरी दुनिया में किसने किया, हेरोडोटस ने। लेकिन भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया, कलहन ने, कलहन। भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया, कलहन ने। तो उसका नाम याद रखिएगा कि भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत किया था कलहन ने। और कलहन ने सबसे पहली किताब कौन सी लिखी, राजतरंगिणी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो उसका नाम है कलहन। भारत में सबसे पहले इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया, कलहन ने। इन्होंने कौन सी किताब लिखा, जिस किताब का नाम है राजतरंगिणी, और इसे भारत का प्रारंभिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यानी ये जो राजतरंगिणी है एक किताब का नाम है, और इस किताब को लिखा किसने था, कलहन ने। और ये भारत की सबसे पुरानी ऐतिहासिक किताब माना जाता है, यानी कहा जाता है कि भारत में सबसे पहले इसी किताब को लिखा गया था, और लिखने वाला का नाम था कलहन। उन्होंने घटनाओं की जांच और यात्रा करके जानकारी इकट्ठा की, और ये जो कलहन है ये भी घटनाओं के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल किया, और फिर इन्होंने किताब लिखा राजतरंगिणी। अब आपसे सवाल करेंगे कि राजतरंगिणी किताब में हम लोग किसकी इतिहास पढ़ते हैं, तो कश्मीर की इतिहास है ना, ये भी याद रखिएगा ना, कश्मीर। तो कश्मीर के पूरे इतिहास के बारे में राजतरंगिणी किताब में लिखा हुआ है। अब है सवाल इतिहास क्या है, तो हमने क्या कहा, इतिहास का इंग्लिश होता है हिस्ट्री, और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये लिया गया हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ करना। मतलब हुआ इतिहास का मतलब होता है पूछताछ करना। जब भी हम लोग इतिहास के बारे में लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पूछताछ करते हैं। तो इतिहास वह ज्ञान है जो अतीत में घटित घटनाओं से संबंधित होता है। तो इतिहास का मतलब क्या है, अतीत में घटित घटनाओं का विवरण। यानी इतिहास का मतलब हुआ कि जो चीज पहले हो चुका है, जो चीज पहले घट चुका है। जैसे 1857 की क्रांति, ये हो गया है, तभी तो इसको हम लोग इतिहास कहते हैं। तो इतिहास का मतलब हुआ जो बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, ये जो घटना पहले हो चुका है। तो अतीत में जो घटना हुआ है उसी के बारे में जो पढ़ते हैं उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। ये घटनाएं वर्तमान जीवन को प्रभावित करती है, और इतिहास में अगर कोई घटना घटता है तो वो हम लोगों के जीवन को भी प्रभावित करता है। जैसे हम लोग कुछ हुआ क्या, जैसे 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति में हम लोग असफल हो गए। 1857 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। अगर हम लोग 1857 में आजाद हो जाते तो आज भारत देश बहुत आगे होता, होता कि नहीं। अगर मान लो अंग्रेज हम लोगों को गुलाम नहीं बनाता, अगर मान लो भारत गुलाम नहीं बनता, अंग्रेज हम लोगों पर राज नहीं करता, तो आज भारत बहुत आगे होता, होता कि नहीं। लेकिन क्योंकि अंग्रेज ने हम लोगों को गुलाम बनाया, हम लोगों को सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, लेकिन अंग्रेज जो है भारत को हर तरह से लूटा, और आज जो है भारत काफी पीछे है।
तो ये अंग्रेजों की वजह से है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को लूटा, अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया। तो इसका मतलब कि अगर अंग्रेज भारत को गुलाम नहीं बनाता तो आज भारत काफी आगे होता। इसका मतलब इतिहास में अगर वो घटना ना होती तो आज भारत कहीं और होता। तो वही चीज कहा जाता है कि इतिहास वह ज्ञान है जो अतीत में घटित हो चुका है, यानी अतीत में, यानी पहले कोई चीज हो चुका है उसी को इतिहास कहते हैं, और वो घटना की वजह से वर्तमान में भी प्रभाव पड़ता है। यानी अगर अंग्रेज हम लोगों को गुलाम नहीं बनाता या बनाता, मतलब नहीं बनाता, तो आज की स्थिति कुछ और होती। तो इतिहास में अगर कोई चीज होता है तो उसका वर्तमान में भी प्रभाव पड़ता है। हम लोग गुलाम बने थे इसलिए आज पीछे, अगर उस समय नहीं होता तो आज हम लोग शायद बहुत आगे होते, होते कि नहीं। तो इतिहास में कोई चीज घटता है तो उसका वर्तमान में भी प्रभाव पड़ता है। अगर अतीत में वो घटनाएं ना हुई होती तो आज की दुनिया अलग हो सकती थी। इतिहास हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज कैसे बदला। इतिहास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो समाज है वो कैसे बदला। एक समय यहाँ पर राजा रहा करता था, यहाँ पर राजाओं का शासन था, लेकिन आज राजा का शासन नहीं है, आज प्रधानमंत्री है, आज राष्ट्रपति है। तो आखिर ये समाज कैसे बदला? राज्य कैसे बने? यहाँ पर बड़ा बड़ा साम्राज्य था, लेकिन आज साम्राज्य नहीं है, आज एक देश है, आज 28 राज्य है। ये कैसे हुआ? सभ्यताएं कैसे विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता कैसे बना? हड़प्पा सभ्यता कैसे खत्म हो गया? मौर्य साम्राज्य कैसे खत्म हो गया? मगध साम्राज्य कैसे खत्म हो गया? ये हर एक चीज के बारे में जानकारी हम लोग को इतिहास से मिलता है। अगर हम लोग कालखंड के आधार पर देखें तो हमने क्या कहा? कालखंड यानी समय के आधार पर तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं मगध साम्राज्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में। एक होता है मध्यकालीन इतिहास, यानी 712 से लेकर के 1757 तक, 712 से लेकर 1757 तक का जो समय है इसको कहा जाता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं मुगल सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में। फिर एक होता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास 1757 से लेकर के अभी तक का समय को आधुनिक इतिहास कहा जाता है। और आधुनिक इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेजों के बारे में, किस तरह से अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, कैसे हम लोग आजाद हुए। तो याद रखिएगा, इतिहास को समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, जिसमें मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मगध साम्राज्य ये सब के बारे में पढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास, जिसमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने कैसे गुलाम बनाया, कैसे हम लोग आजाद हुए, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले 3-4 सवाल आपसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल, अगर हम आपसे सवाल करें कि ये जो इतिहास शब्द है इसका इस्तेमाल सबसे पहले कहां पर हुआ था, तो आप क्या कहोगे कि इतिहास शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल यूनान में हुआ था, यानी यूनान में, मिस्र में हुआ था। ये जवाब दोगे आप? बिल्कुल। उसके बाद इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। ठीक है। भारत में सबसे पहले इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया था? कलहन ने। पूरी दुनिया में सबसे पहले इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया? हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस ने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है? हिस्टोरिका, या हिस्टोरीज इंग्लिश में कहते हैं। उसी तरह से भारत में इतिहास लिखने की शुरुआत किसने किया? कलहन ने। और कलहन ने सबसे पहले कौन सी किताब लिखा, अगर हम आपसे कहें तो कलहन ने सबसे पहले किताब लिखा था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी तो सबसे पुरानी ऐतिहासिक किताब कहा जाता है राजतरंगिणी को। और राजतरंगिणी किताब में हम लोग पढ़ते हैं कश्मीर के बारे में। अगर आपसे कोई सवाल करे, अगर आपसे कोई सवाल करे कि इतिहास क्या होता है, तो इतिहास जो शब्द है वो लिया गया है हिस्ट्री से। इतिहास का इंग्लिश होता है हिस्ट्री। ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई सवाल करे इतिहास क्या होता है, तो आप कहोगे इतिहास का इंग्लिश होता है हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री शब्द है ये लिया गया है ग्रीक भाषा हिस्टोरिया से। हिस्ट्री कहां से लिया गया है? हिस्टोरिया शब्द से। यानी ये जो हिस्ट्री शब्द बना है ये हिस्टोरिया से बना है। और हिस्टोरिया एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, जिसका मतलब होता है पूछताछ करना, जिसका मतलब होता है जांच पड़ताल करना, जिसका मतलब होता है खोजबीन करना। मतलब इतिहास का मतलब हुआ पूछताछ करना, जांच करना या खोज करना। या इतिहास का मतलब होता है अतीत में जो घटना घट चुका है। अतीत मतलब पहले, यानी जो घटना पहले घट चुका है उसी को इतिहास कहते हैं। या फिर इतिहास का मतलब हुआ अतीत में जो घटना घट चुका है जिसके बारे में मौखिक रूप से या लिखित रूप से, जिसके बारे में मौखिक रूप से या लिखित रूप से कोई ना कोई सबूत मौजूद है, उसी को हम लोग इतिहास कहेंगे। तो इतिहास का मतलब हुआ पूछताछ करना, जांच करना या खोजबीन करना। इतिहास का मतलब हुआ अतीत में जो घटना घट चुका है वो घटना की वजह से वर्तमान में भी कोई प्रभाव पड़ा है। अतीत में जो घटना घट चुका है उसके बारे में लिखित या मौखिक रूप से कोई ना कोई प्रूफ, कोई ना कोई
क्या बोलते हैं, प्रमाण अभी क्या है, मौजूद है, उसी को हम लोग इतिहास कहेंगे। तो इतिहास का मतलब आप समझ गए। तो चलिए प्यारे बच्चों, इतिहास का मतलब आप समझ गए। अब इस चैप्टर का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब आपको जैसे मैंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरीय सभ्यता थी। आप देख सकते हैं ये जो घर है, ये सब जो बना हुआ है, ये हम लोगों का बना हुआ नहीं है, बल्कि आज से 4000 साल पहले उन लोगों ने बनाया है। जैसे आप देखिए ये क्या है, ये है स्विमिंग पूल, इसी को हम लोग कहते हैं स्नानघर। यानी यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसे नीचे उतरते थे और यहाँ पर नहाते थे। इस तरह का वहां पर बिल्डिंग बना हुआ होता था। इस तरह से वहां पर नाला बना हुआ होता था, नाला। इस तरह से वहां पर सड़कें बनाई हुई होती थी। इस तरह से सीधा सीधा घर बनाया हुआ होता था। ये था प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता। इसी सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जिस तरह से हम लोग पक्के मकानों में रहते हैं, आज जिस तरह से नालियों से पानी निकालते हैं, बाजारों में व्यापार करते हैं, ऐसा ही जीवन हजारों वर्ष पहले उस सभ्यता के लोग जी रहे थे। इसी सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या इसी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अब आपके मन में सवाल है कि ये जो सभ्यता है वो कब थी और कहां थी। ये अपना प्यारा सा देश भारत है। भारत के ऊपर साइड को हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो, उत्तर। ठीक है, नीचे के साइड को हम लोग कहते हैं दक्षिण, इधर कहा जाता है पश्चिम, दायां साइड को कहा जाता है पूरब। इधर पश्चिम, इधर पूरब। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। तो इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया। और इधर क्या कहते हैं, तो इधर हम लोग कहते हैं पश्चिम उत्तर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर। तो ना ही हड़प्पा सभ्यता ना ही पश्चिम तरफ था, ना ही उत्तर तरफ था, बल्कि इस तरफ था। इसको इसलिए इसको कहते हैं पश्चिमोत्तर। अब ये है प्यारे बच्चों भारत का नक्शा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है अपना प्यारा सा देश भारत, ठीक है। और ये है पाकिस्तान, ये क्या है, पाकिस्तान है, ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता जो है इस जगह पर था, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले कहां पर था, अगर आपसे कोई कहे तो आप क्या कहोगे, भारत का पश्चिमोत्तर भाग में हड़प्पा सभ्यता था। और कहां पर, सिंधु नदी के किनारे, है ना। यहाँ पर एक नदी है जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। यहाँ पर एक नदी है जिस नदी का नाम क्या है, सिंधु नदी। तो अगर आपसे कोई कहे कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे या सिंधु नदी के आसपास में यह हड़प्पा सभ्यता था। यह है सिंधु नदी, इसी के अगल बगल में हड़प्पा सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में था। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो कब था, तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। अब ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ जाइए। जैसे आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2026। अगर हम आपसे कहें कि अभी क्या चल रहा है 2026, तो क्या ये दुनिया 2026 साल पहले बना था, क्या ये दुनिया 2026 साल पहले बना था, नहीं, बल्कि ये दुनिया लाखों साल पहले बना है, लाखों साल पहले। तो फिर हम लोग 2026 क्यों लिखते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक इंसान है जिसका नाम है ईसा मसीह। इंसान है या प्रोफेट है, नबी है। ईसाई लोग जो है इन्हीं को क्या भगवान का बेटा कहता है ना। और जो मुस्लिम है इन्हीं को नबी कहता है, जिसको प्रोफेट या जिसको मैसेंजर ऑफ गॉड कहा जाता है, ठीक। तो ईसा मसीह का जिस दिन पैदाइश हुआ था, ईसा मसीह का जिस दिन पैदा हुए, उस समय को मान लिया 0, और आज चल रहा है 2026। तो यानी कहने का मतलब हुआ कि ईसा मसीह का पैदाइश कब हुआ था, ईसा मसीह कब पैदा हुए थे, 2026 साल पहले। तो ईसा मसीह जिस दिन पैदा हुए, इनका जिस दिन जन्म हुआ, उसी समय को मान लिया 0। उस समय को क्या मान लिया, 0। यानी उस समय से आज कितना साल हो गया है, 2026 साल। अब ईसा मसीह के पैदा होने के पहले साल को कहा जाता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब ही होता है ईसा के पैदा होने के पहले, पूर्व मतलब पहले। और अभी का समय को कहा जाता है ईसवी। तो अगर हम आपसे कहें ये है 0, ये है आपका 0, 0 से अभी जो चल रहा है इसको क्या कहेंगे, ईसवी, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं एडी, ठीक। और समय से पहले यानी ईसा मसीह के पैदा होने के पहले वाला समय को कहा जाता है ईसा पूर्व, है ना। ये हो गया बाद। तो बाद वाला को समय को क्या कहा जाता है, ईसवी। और पहले वाला समय को क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को ही इंग्लिश में लिखते हैं, ईसा को कहते हैं बिफोर, सॉरी ईसा, यहां ध्यान से सुनो, ईसा पूर्व को इंग्लिश में कहा जाता है बीसी। बी का मतलब होता है बिफोर, की सी का मतलब होता है क्रिस्ट। बी मतलब बिफोर, बिफोर मतलब पहले यानी पूर्व, सी मतलब क्रिस्ट, क्रिस्ट मतलब ईसा। तो ईसा मसीह के पैदा होने के पहले का समय को कहा जाता है ईसा पूर्व यानी बीसी।
और ईसा मसीह के बाद का समय को कहा जाता है ईस्वी यानी एडी। तो हम कहेंगे कि हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो 1947 ईस्वी में हमारा देश कब आजाद हुआ था? 1947 में, यानी 1947 ईस्वी में। ईस्वी कहते हैं क्योंकि ईसा मसीह के पैदा होने के समय को क्या कहते हैं? ईस्वी। तो अभी 2026 चल रहा है, तो ये 2026 ईस्वी होगा। लेकिन ईसा मसीह के पैदा होने के पहले के समय को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व, जिसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं बीसी। तो हड़प्पा सभ्यता कब था? 2600 साल पहले, यानी ईसा मसीह के पैदा होने के 2600 साल पहले ये हड़प्पा सभ्यता था। ईसा मसीह के पैदा होने के 2600 साल पहले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह का पैदा होने का कितना साल हो गया? जल्दी से बताओ। तो ईसा मसीह का पैदा होने का आज हो गया 2026 साल, है ना। और ईसा मसीह के पैदा होने के भी पहले ये हड़प्पा सभ्यता था। कितना पहले? 2600 साल पहले। तो आज चल रहा है 2026, तो 2026 हो गया पैदा होने का, प्लस 2600 साल और जोड़ दो, तो 2600 साल प्लस 2000 साल, टोटल मिला के कितना हो गया? 4026 साल। यानी कहने का मतलब ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितना साल था? अगर हम लोग देखेंगे तो 4600 साल पहले था। बात समझ में आई आपको? तो क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता ईसा मसीह के पैदा होने के 2600 साल पहले था, तो ईसा मसीह का पैदाइश हुआ 2000 साल पहले, और उससे भी पहले ये हड़प्पा सभ्यता था। कितना साल पहले? 2600 साल पहले। इसका मतलब हुआ कि अभी का 2000 जोड़ देंगे, 2026, अभी 2026 चला तो 2026 साल प्लस पहले 2600 साल, तो इस दोनों को जब मिलाएंगे तो हो गया 4600 साल। यानी ये हड़प्पा सभ्यता 4600 साल पहले था। और कब तक? 1900 ईसा पूर्व तक, यानी ईसा मसीह के पैदा होने के 1900 साल पहले तक था। यानी 2000 प्लस 1900 तो हम लोग कहेंगे 3900 साल पहले। तो ईसा आज से 4600 साल पहले एक सभ्यता था जिसको कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, और ये सभ्यता 4600 साल पहले शुरू हुआ था और 3900 साल पहले खत्म हो गया। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर अंग्रेज कब आया था, तो अंग्रेज आया था 1600 में, लेकिन अंग्रेज यहाँ से कब भाग गया? 1947 में। तो 1947 में समझो अंग्रेज क्या हो गया? खत्म हो गया, जब हम लोग आजाद हुए। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता आज से 4600 साल पहले शुरू हुआ था और आज से 3900 साल पहले ये सभ्यता खत्म हो गया। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला। तो बस इतना आपको याद रखना है कि 2600 ईसा पूर्व पहले यह सभ्यता शुरू हुआ था और 1900 ईसा पूर्व पहले यह सभ्यता खत्म हो गया। अगर आप गूगल में सर्च करिएगा, कहीं पे सर्च करिएगा, तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा कहीं, देखिए हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक चला, तो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, ये आपको याद रखना है। लेकिन गूगल में सर्च करिएगा तो वहां पर लिखा हुआ 2500 से लेकर 1750 तक, कहीं पे लिखा हुआ है 2700 से लेकर के 1800 तक, हर जगह अलग अलग डेट लिखा हुआ है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। तो पहला सवाल हमने क्या कहा कि यह हड़प्पा सभ्यता कहाँ था, तो आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता भारत का पश्चिमोत्तर भाग में था और हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के आसपास था। और हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था? 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता था। 1900 ईसा पूर्व के बाद ये सभ्यता खत्म हो गया। यानी ईसा मसीह के पैदा होने के 2600 साल पहले सभ्यता था और ईसा मसीह के पैदा होने के 1900 साल पहले सभ्यता खत्म हो गया। और ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे था और ये सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था। नगरीय यानी यहाँ नगर था। नगर क्यों था? तो क्योंकि यहाँ पर जितनी भी घर है वो पक्की ईंटों की बनाई हुई थी, यहाँ की जो सड़कें हैं वो भी पक्की ईंटों की बनाई हुई थी, यहाँ का जो नाला है वो भी पक्की ईंटों का बना हुआ था। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक, और याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन और सबसे विकसित सभ्यताओं में गिना जाता है। तो पूछा जाएगा भारत की सबसे पुरानी सभ्यता का नाम लिखिए, तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे आप? हड़प्पा सभ्यता। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? वो है हड़प्पा सभ्यता, या उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। साल 1921 में पहली बार इस सभ्यता के अवशेष मिले। सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता में। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में कब पता चला, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में ना लोगों को बहुत पहले ही पता चला था। आपको कि सर पहले पता चला था तो फिर वो लोग क्यों नहीं बताया? एक्चुअली में हुआ क्या था ना कि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई चीज़ मिल गया, फिर उसको भी कोई मिल गया, किसी को हड्डी मिल गया। अब बहुत सारी चीज़ें तो मिल रहा था लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये किन लोगों के द्वारा बनाया गया है। लेकिन कुछ सालों के बाद फाइनली 1921 में दयाराम साहनी ने पहली बार खोज किया और जैसे ही खुदाई किया, वहां पर खोज किया, फिर उसको कुछ चीजें मिली जिससे पूरी तरह से क्लियर हो गया कि अच्छा यहाँ पर एक सभ्यता था जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो पूछा जाएगा कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले, यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार कहाँ पता चला, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली बार जानकारी कहाँ मिली, तो आप कहोगे कहाँ पर? हड़प्पा में।
और कब मिली? 1921 में। तो 1921 में पहली बार इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली थी। और सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुई थी? तो एक जगह था हड़प्पा, है ना, हड़प्पा एक जगह का नाम है। उसी जगह पर सबसे पहली बार खुदाई हुई थी। और इस जगह पर खुदाई हुआ। और खुदाई किसने किया? तो उनका नाम था दयाराम साहनी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आपसे सवाल करें, अगर हम आपसे सवाल करें कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इस सभ्यता की पहली बार खोज कब हुई थी? पहली बार तो आप कहोगे 1921 में। खुदाई कब हुई थी? 1921 में। ये खोज किसने किया था? तो उसका नाम क्या था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी उनका नाम था। तो उनका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने ही सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था 1921 में। पूछा जाएगा कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसके बारे में सबसे पहली बार जानकारी कहाँ मिली? तो प्यारे बच्चों, एक जगह था, उस जगह का नाम था हड़प्पा। एक जगह था, उस जगह का नाम था हड़प्पा। ये जगह है। इस जगह पर जब यहाँ पर ये जो दयाराम साहनी है ये यहाँ पर आया, ठीक है, ये जो दयाराम साहनी है ये यहाँ पर आया, आकर के उन्होंने खुदाई करवाया, खुदाई किया किया किया, फिर उनको बहुत सारी चीजें मिली। और फिर उन चीजों से पता चला कि अच्छा यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता है, जिसका नाम फिर उन्होंने क्या रखा? हड़प्पा सभ्यता रखा। अब आपके मन में सवाल है कि सर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? तो क्योंकि दयाराम साहनी को सबसे पहले पता चला था इस सभ्यता के बारे में। कहां से? एक जगह से। उस जगह का नाम था हड़प्पा। इसी जगह का नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ा। जैसे मान लीजिए आज हम कहीं जा रहे हैं, है ना, हम आपके वहां गए, आपके वहां हम गए, कहाँ गए? आपके वहां। आपके वहां जाने के बाद आपका गांव का नाम है मान लो ढोलकपुर, है ना, आपके गांव का नाम क्या है? ढोलकपुर। तो हम आपके गांव में गए, और जब आपके गांव में गए ना, तो आपके गांव में जाने के बाद हमको बहुत सारी चीजें पता चली। आपके गांव में जाने के बाद हमको पता चला कि अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा देश भी था जिसका नाम था भारत। इसका मतलब हुआ कि कौन सा गांव से पता चला? तो गांव का नाम क्या था? ढोलकपुर। ढोलकपुर गांव में गए, और इस गांव में हम जैसे गए तो इस गांव से हमें पता चला पूरे भारत देश के बारे में। तो इसका मतलब हमने पूरे भारत देश का नाम क्या रख दिया? ढोलकपुर सभ्यता रख दिया, गांव के नाम पर। तो उसी तरह से जो दयाराम साहनी है वो एक जगह पर गया, उस जगह का नाम था हड़प्पा। और इस जगह पर जब गया तो वहां पर वो खुदाई करवाया, खुदाई करने के बाद पता चला एक सभ्यता के बारे में। तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमको जो सबसे पहले जानकारी है वो किस जगह पर मिली है? एक जगह है हड़प्पा, उसी जगह पर। फिर कहा कि चलो उस जगह का नाम सबको याद होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसी जगह से पता चला था इस पूरी सभ्यता के बारे में, इसलिए उसी जगह का नाम पर इन्होंने हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया। ठीक। अब आपके मन में सवाल है कि सर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? आखिर इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सभ्यता है वो कहां पर थी? जल्दी से बोलो। तो ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे था। ये जो सभ्यता है कहां पर थी? तो आप सब जानते हैं यहाँ पर एक नदी था, जिस नदी का नाम क्या था? सिंधु नदी। और सिंधु नदी पे ये लोग क्या करते थे? तो उस नदी से ये लोग मछली पकड़ते थे, व्यापार करते थे, उसी नदी से जाते थे आते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो सिंधु नदी के किनारे रहते थे, और सिंधु नदी से ही ये लोग व्यापार करते थे, सिंधु नदी से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सिंधु नदी से ही खेती बाड़ी करते थे, सब कुछ वो लोग सिंधु नदी से करते थे। तो इसी नदी के नाम पर इस सभ्यता का नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा, तो आप क्या कहोगे कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ा? तो क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे, सिंधु क्या एक नदी का नाम है, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये इसी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो भी चीज करते थे, जैसे व्यापार करने जाते थे, व्यापार, तो ये लोग व्यापार कैसे करते थे? नाव में बैठ जाते थे, नाव को नदी में ले जाते थे, और फिर नदी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे मान लीजिए ये नदी है, तो ये लोग क्या करते थे? नदी से ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो सबसे पहले नदी से ये लोग व्यापार करते थे, फिर दूसरा चीज नदी में क्या होता? पानी होता है, और पानी से ये लोग फसलों में पानी देते थे, यानी सिंचाई करते थे। सिंचाई का मतलब होता है फसलों को पानी देना, है ना। हम लोग जो फसल को पानी देते हैं तभी ना पानी फसल अच्छा होता है जी। तो ये लोग क्या करता था? नदी में पानी होता था,
तो यहाँ पर नाव चलाते थे, यानी नदियों के सहारे ये लोग व्यापार करते थे। इसी नदी से ये लोग सिंचाई करते थे, यानी खेतों में पानी देते थे। इसी नदी से ये लोग मछली वगैरह पकड़ते थे, यानी मत्स्य पालन करते थे। इसी नदी से ये लोग पशुपालन करते थे। और ये जो सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ था। तो इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये लोग रहते थे। सिंधु नदी के सहारे ये लोग व्यापार करते थे। सिंधु नदी के सहारे ये लोग खेतों में पानी देते, सिंचाई करते थे। सिंधु नदी से ये लोग मछली पकड़ते थे। सिंधु नदी से ये लोग पशुपालन करते थे। सिंधु नदी के अगल बगल ही रह करके सिंधु नदी के जरिए ही सब कुछ करते थे। इसीलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा। तो आपके मन में सवाल है कि सबसे पहली बार खोज कब हुई? 1921 में। खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ से मिली? हड़प्पा से। इसीलिए याद रखिएगा, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। इसलिए उन्हें हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने किया था, आप कहोगे दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। ठीक। अब हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिली। उसी स्थान के नाम पर इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। सिंपल बात है। यानी इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले पता चला था एक जगह से। उस जगह का नाम था हड़प्पा। तो उस जगह से सबसे पहले पता चला। पहले किसी को पता नहीं था। दयाराम साहनी एक जगह में गया, वहां जैसे ही गया उसको पूरी जानकारी मिल गया। अच्छा। तो जैसे उस जगह से पूरी सभ्यता की जानकारी मिला, तो उन्होंने कहा कि यार ये जगह के नाम पे हम इस सभ्यता का नाम रख देंगे। तो वो जगह हड़प्पा में गया था। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली गए घूमने, और दिल्ली में जब घूमे तो दिल्ली से पता चला पूरे भारत के बारे में। पूरे भारत के बारे में जानकारी कहाँ से मिला? दिल्ली से। तो आपने भारत का नाम क्या रख दिया? दिल्ली सभ्यता। तो उसी तरह वो हड़प्पा नाम का जगह पर गया था, वहां से हड़प्पा सभ्यता क्या पता चला, तो उन्होंने नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। सिंपल। चलो, तो सबसे पहले हड़प्पा नाम का एक जगह से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिली, इसलिए इसी स्थान के नाम पर, इसी जगह के नाम पर हड़प्पा सभ्यता नाम रख दिया गया। अब इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो ये जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे था? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ के लोग खेती, व्यापार, सामान का आदान प्रदान, यानी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर है, उसको यहाँ पर सामान ले जाना है, तो वो क्या करते थे? नदी से वो जो है नाव में बैठते थे, और नाव नदी के द्वारा यहाँ आता था, फिर यहाँ पर सामान को उतारते थे। तो एक आदमी व्यापार करता था उसी नदी के सहारे, क्योंकि उस समय के लोग नाव चलाने जानते थे, और नाव में बैठ जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाते थे। तो लोग व्यापार हो गया, खेती हो गया, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो गया, ये सब कुछ इसी नदी के सहायता से करते थे। इसीलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो सवाल का जवाब मिल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि लोग इसी नदी के किनारे खेती, व्यापार, सामान का आदान प्रदान सब कुछ इसी नदी के किनारे करता था। इसी नदी के सहारे से सब कुछ होता था। इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। अब ये सभ्यता कैसी थी? तो हम सब जानते हैं ये एक शहरीय सभ्यता थी, या इसी को हम लोग नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय। क्यों नगरीय थी? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता या उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता क्यों कहते हैं? तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जितना भी घर बनाया गया था वो पक्की ईंटों का था, जो भी नाला बनाया गया था वो भी पक्की ईंटों का, जो भी सड़कें बनाई गई थी वो भी पक्की ईंटों का। तो सब कुछ जो है पक्की ईंटों का बना हुआ था। एकदम शहर की तरह घर को बनाया जाता था। जैसे आज हम लोग शहर बनाते हैं ना, इसी तरह से वो लोग भी शहर में रहता था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को शहरी या नगरीय सभ्यता कहते हैं, है ना। यहाँ की जितने भी मकान है वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। जितना भी सड़क है, जितना भी नाली है, इनको भी बहुत अच्छे से बनाया जाता था। सड़क को, नाली को। लोग खेती और व्यापार दोनों करते थे, यानी लोग खेती भी करते थे और व्यापार भी करते थे। और ये अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। यानी उस समय की अगर बात करें तो उस समय ऐसी सभ्यता कहीं नहीं थी जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता था। सोचो, आज से 4000 साल, 4500 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज नहीं। आज भी आप देखोगे बहुत जगह पे लोग महल नहीं बनाते हैं, अभी भी लोग कच्ची कच्ची घर में रहते हैं। कच्ची कच्ची सड़क है बना हुआ, पक्की सड़क अभी भी नहीं है। लेकिन आज से 400 साल पहले वो लोग इस तरह का जीवन जीता था। तो कैसे नहीं हम लोग कहेंगे कि ये लोग काफी ज्यादा डेवलप था, विकसित था। समझ गए? तो अगर आपसे कोई कहे कि हड़प्पा सभ्यता किस तरह हुआ करता था, तो थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, है ना। हड़प्पा सभ्यता किस तरह हुआ करता था आपको पता है? जैसे देखो, हड़प्पा सभ्यता इस तरह से हुआ करता था। सबसे पहले एक बहुत बड़ी बड़ी सड़कें होती थी, है ना। इस तरह का सड़क होता था।
ये क्या है, ये सड़क है, बड़ी सड़कें होती थी। फिर इस सड़क के दोनों किनारे नाला बना हुआ होता था, इस तरह से नाला, ऐसे नाला बना हुआ होता था, ठीक है। और ये सड़क भी पक्की ईंटों का, ये नाला भी पक्की ईंटों का, नाला को प्लास्टर किया जाता था। फिर आपको पता है जो नाला है इससे गंदा पानी निकाला जाता है, तो नाला से बदबू तो आएगा। आप शहर में जाओगे और कोई नाला अगर खुला हुआ रहेगा तो नाला से क्या आएगा, बदबू आएगा। तो ये लोग क्या करता था, नाला को चबूतरे से ढक देता था। तो इस तरह से जो सड़क है वो एकदम सीधा सीधा होता था, सड़क के दोनों किनारे नाला बना हुआ होता था, नाला को चबूतरे से ढक दिया जाता था। फिर देखो ये बड़ी सड़क है, फिर इससे कई सारा छोटी छोटी सड़कें बनाई जाती थी ऐसे, और ये भी सड़क एकदम सीधा होता था, सीधा इस तरह से, ठीक है। अब ये जो छोटी सड़क है ये क्या है, छोटी, ये बड़ी सड़क है, ये छोटी छोटी सड़क है। फिर इस सड़क के किनारे भी नाला होता था, जैसे बड़ी सड़क के किनारे दो नाला, उसी तरह छोटी सड़क के किनारे भी नाला होता था, छोटी छोटी नाला, एकदम छोटा छोटा नाला। फिर इस नाला के किनारे घर बना हुआ होता था, इस नाला के किनारे क्या बना होता था, घर बना होता था। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग सड़क बनाते थे, घर बनाते थे, नाला बनाते थे, सारी चीजें पक्की ईंटों का बना हुआ होता था। इसलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहते हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को शहरीय सभ्यता कहते हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को एक विकसित सभ्यता कहते हैं। विकसित, विकसित का मतलब होता है डेवलप। जैसे अमेरिका कैसा देश है, विकसित देश है। भारत विकासशील देश है, विकसित नहीं। हम लोग डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हुए नहीं है, लेकिन अमेरिका डेवलप हो गया है। समझ में गया आपको बात को? सर क्लास कितनी देर में खत्म, बस थोड़ी देर में खत्म कर देंगे। आज ये पहली क्लास है इसलिए आपको हम थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे। चलो अब देखो सर क्या यूट्यूब पे पढ़ाई होगी या तनु क्लासेस ऐप में? देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर पढ़ाई कहाँ पर होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना, इतिहास में टोटल कितना चैप्टर है, इतिहास में टोटल 15 चैप्टर है। 15 में से 15 चैप्टर पढ़ाएंगे, जिसका बहुत सारा 3 चैप्टर को हटा दिया गया है, तो जिसका जिसका सिलेबस से 3 चैप्टर हटा दिया उनको नहीं पढ़ना है ना। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, अगर आप बिहार बोर्ड से नहीं है तो आपको 12 चैप्टर ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग टोटल चैप्टर आपको पढ़ाएंगे 15। 15 में से पहला जो चैप्टर है आपका, ये ईटे मन की तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इस चैप्टर को सिर्फ हम लोग यूट्यूब में पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री। इसके बाद दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, यानी सारा पहला चैप्टर के बाद कितना चैप्टर बच जाता है, 14। तो ये जो 14 चैप्टर है ये आपको कहां पर पढ़ाएंगे, तनु क्लासेस ऐप में। तो जो बच्चा बोल रहे हैं कि सर सारा क्लास का यूट्यूब में लीजिएगा क्योंकि हम लोग पैसा दिए हैं, बहुत सारा बच्चा बोल रहे हैं, तो नहीं बाबू टेंशन नहीं लो, है ना। पहला चैप्टर सिर्फ आपका यूट्यूब में होगा, बाकी जो चैप्टर है 14 का 14 चैप्टर वो सब कहां पर पढ़ाया जाएगा, तनु क्लासेस ऐप में। तनु क्लासेस ऐप में कहां पर, सफलता बैच में, है ना। तो जिन बच्चों को नहीं पता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। सफलता बैच कैसा बैच है, सफलता बैच आर्ट्स का नंबर 1 बैच है, जहां पर सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे रिजल्ट भी यहीं से निकालते हैं। सबसे ज्यादा टॉपर, सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी बैच से निकलता है, सफलता बैच, जो कि आर्ट्स का सबसे बड़ा बैच है। तो सफलता बैच में सारा क्लास, सारा चैप्टर आपका होगा 14 का 14, एक चैप्टर यूट्यूब में। तो जो बच्चा सफलता बैच से ज्वाइन नहीं किए हैं वो क्या करोगे, वो जो है तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करोगे, उसके बाद नंबर वगैरह डालोगे, अपना नाम वगैरह लिखोगे, उनके बाद इस तरह से सफलता बैच आएगा, आर्ट्स का नंबर 1 बैच, इसी बैच को ज्वाइन कर लोगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे सफलता बैच में ज्वाइन करें, कैसे बाकी का चैप्टर पढ़ें, तो 6241700762 ये नंबर है, मेरे नाम से यानी अमन सर के नाम से सेव कर लीजिए, या तनु क्लासेस नाम से सेव कर लीजिए इस नंबर को। बाकी कैसे तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, कैसे कोर्स में ज्वाइन करना है, ये सब कुछ आप इस नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सीधा आप अपने कोर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस पहला चैप्टर हम लोगों का यूट्यूब में होगा, बाकी जितना चैप्टर है ये सब आपका तनु क्लासेस ऐप में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल सारा सब्जेक्ट का क्लास, अलग अलग टीचर आपके हैं जो कि सारा सब्जेक्ट कहाँ पढ़ाएंगे, तनु क्लासेस ऐप में, सफलता बैच में, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप ज्वाइन कर लेना। चलिए, इतिहास में कुछ शब्द आएगा जिसको आप अच्छे से याद रखना। जैसे एक शब्द है दशक, एक शब्द है दशक। दशक का मतलब क्या होता है, लिख लेना इसको। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, 10 वर्ष, यानी एक दशक बराबर कितना साल हो गया, 10 साल। एक होता है सदी, या इसी को कहते हैं शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, है ना। जैसे हम बोलेंगे अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है,
तो अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी, अभी चल रहा है 21वीं शताब्दी। तो एक शताब्दी बराबर कितना साल होता है? 100 साल होता है। तो अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? 21वीं शताब्दी। यानी यानी क्या मतलब हुआ कि 2000 से लेकर के 2100 के बीच का समय को हम लोग क्या कहेंगे? 21वीं शताब्दी कहेंगे। तो फिलहाल आप याद रखना, अगर हम बोलेंगे एक दशक पहले, अगर हम बोलेंगे कि ये जो काम है उन्होंने एक दशक पहले कर दिया था, तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने 10 साल पहले कर दिया था। अगर हम बोलेंगे कि उन्होंने यह काम एक शताब्दी पहले कर दिया था, यानी 100 साल पहले कर दिया था। एक शताब्दी मतलब 100 साल पहले, यानी सिंपली समझो, अगर हम बोलेंगे एक सदी या एक शताब्दी, तो इसका मतलब होता है एक शताब्दी बराबर 100 साल, एक दशक बराबर 10 साल। तो यह काम 2 दशक पहले उन्होंने किया था, 2 दशक पहले मतलब 20 साल पहले। हम बोलेंगे यह काम उन्होंने 2 सदी पहले किया था या 2 शताब्दी पहले किया था, मतलब 200 साल पहले। तो एक सदी बराबर 100 साल और एक दशक बराबर 10 साल। अब एक शब्द आएगा प्यारे बच्चों, पुरातात्विद। पुरातात्विद क्या होता है? पुरातात्विद का मतलब, एक शब्द है पुरातत्व, पुरातत्व। एक शब्द है उत्खनन। ये तीनों शब्द को अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये तीनों शब्द जो है बार बार आपके इतिहास में आएगा। सबसे पहले समझते हैं उत्खनन का मतलब क्या होता है। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना, खुदाई। अब खुदाई करना क्या हुआ? जैसे दयाराम साहनी ने, जो दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी कौन है? जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया। तो ये जो दयाराम साहनी है, इन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था। तो हड़प्पा, ये जो दयाराम साहनी है, ये कहाँ गया? एक जगह पर गया। उस जगह का नाम क्या था? हड़प्पा। वहां जाके क्या किया? खुदाई किया, खुदाई। तो खुदाई करना को ही हम लोग कहते हैं उत्खनन। अब ये जो दयाराम साहनी है, मान लो वो यहाँ पर गया, यहाँ पर वो खुदाई किया, खुदाई किया, खुदाई किया। जब खुदाई किया तो वहां क्या मिला? कुछ मिला। क्या मिला? हो सकता है मोहर मिला हो सकता है जमीन के नीचे मोहर मिला हो, या हो सकता है जब वो खुदाई कर रहा था तो जमीन के नीचे से क्या मिला? हड्डी मिला। या हो सकता है जब वो खुदाई कर रहा था तो जमीन के अंदर क्या मिला? कोई मूर्ति मिला होगा। या हो सकता है जब वो खुदाई कर रहा था तो जमीन के नीचे क्या मिला? घर मिला, भवन जिसको बोलते हैं। तो ये जो मोहर है, ये जो हड्डी है, ये जो मूर्ति है, ये जो भवन है, ये सारी चीजें कहाँ मिली? मान लो 1 मिनट के लिए जमीन के नीचे से। अब आप बताइए, दयाराम साहनी सबसे पहले कहाँ गया? एक जगह पर गया। उस जगह का नाम क्या है? हड़प्पा। वहां जाके क्या किया? खुदाई किया। तो खुदाई करने की जो प्रक्रिया है ना, इसी को तो कहते हैं उत्खनन। खुदाई करना ही तो है उत्खनन। अब खुदाई जब किया तो क्या मिला? मोहर मिला, हड्डी मिला, मूर्ति मिला, भवन मिला। तो इन चीजों को कहा जाता है पुरातत्व। समझ गए आप? अब आप बताइए, मोहर से किसकी जानकारी मिली? हड़प्पा सभ्यता की। बोलोगे कैसे? आखिर कैसे पता चला? चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी ईंट से मिला। उसके बाद मनके मतलब मोती से मिला, और अस्थियां मतलब हड्डी से जानकारी मिला। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। तो जब खुदाई किया, खुदाई करना को उत्खनन कहते हैं। उत्खनन, ध्यान से देखना, ये मोटा लिखा गया है, उत्खनन। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करना। अब जब खुदाई किया तो मोहर मिला, हड्डी मिला, ये बहुत सारी चीजें जमीन के नीचे मिला, और उन चीजों से पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता। तो उन चीजों को ही तो पुरातत्व कहते हैं। अब आप कहोगे पुरातत्व का मतलब क्या हुआ सर? तो पुरातत्व का मतलब हुआ उन चीजों को, यानी वो चीजों को पुरातत्व कहते हैं जिन चीजों से इतिहास के बारे में पता चले। यानी जब हम लोग, मान लीजिए, जब हम लोग खुदाई करते हैं, खुदाई करने के बाद जमीन के नीचे अगर कोई चीज मिलता है, जैसे मोहर, हड्डी या मूर्ति, और अगर उन चीजों से इतिहास के बारे में पता चले, तो उन चीजों को ही हम लोग कहते हैं पुरातत्व। या ये खोज करने की प्रक्रिया, खोज करने की प्रोसेस, प्रक्रिया को पुरातत्व कहते हैं, और खुदाई करना को उत्खनन कहते हैं। और ये काम जो किया, कोई ना कोई इंसान जाके ये काम करेगा ना, तो उस इंसान को कहा जाता है पुरातात्विद। समझ में आया? एक बार बोलो यस सर। ठीक है, तो हम कहेंगे उत्खनन मतलब खुदाई करना। खुदाई करने के बाद कोई चीज मिला, कोई सामान मिला, है ना, उन चीजों से इतिहास के बारे में पता चला, तो वो जो चीज है, हड्डी, मोहर, ये सब चीजों को पुरातत्व कहेंगे, या खोजने की प्रक्रिया। अब ये काम जिसने किया उसको क्या कहेंगे? पुरातात्विद। तो जो इंसान, जो इंजीनियर, जो आदमी गया वहां पर और काम कर रहा था, उसको पुरातात्विद कहेंगे। और वो जो चीज मिला उनको पुरातत्व कहेंगे, और जो खुदाई किया इसको उत्खनन कहेंगे। ये आप लिख लेना बाबू, जो हम आपको बताए। उम्मीद करते हैं समझ गए। सारे बच्चे यस सर कह रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो। अब ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये बहुत बड़ी सभ्यता थी,
है ना। हड़प्पा सभ्यता छोटा मोटा सभ्यता नहीं था, कोई एक शहर में नहीं, बल्कि हड़प्पा सभ्यता गुजरात में था। हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैला हुआ था, अगर आप देखोगे नक्शा को, अगर देखोगे प्यारे बच्चों, तो ये हड़प्पा सभ्यता, जैसे ये क्या है, जम्मू कश्मीर है ना, इधर आपका राजस्थान है, इधर आपका गुजरात है, इधर आपका पंजाब है, पाकिस्तान है, इधर आपका उत्तर प्रदेश है यहाँ। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, उत्तर प्रदेश से लेकर के, जम्मू कश्मीर से लेकर के, बलूचिस्तान से लेकर के नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। तो अगर ये आप सोच रहे हो कि क्या ये हड़प्पा सभ्यता छोटा सभ्यता था, दिल्ली के बराबर, गुजरात के बराबर, नहीं, बल्कि गुजरात तो इतना ही है, राजस्थान तो इतना ही है ना, पंजाब तो इतना ही है, बलूचिस्तान तो इतना ही है, इससे भी बड़ा था, मतलब समझो इतना बड़ा ये सभ्यता था, आप देख सकते हो। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता, विस्तार का मतलब हुआ, विस्तार का मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता बहुत ही बड़ा क्षेत्र में फैली हुई थी, ये केवल एक शहर तक सीमित नहीं था, है ना। तो एक पुरातात्विद थे, पुरातात्विद जिसका नाम क्या है, रंगनाथ राव। अब कहोगे सर ये रंगनाथ राव कौन है, रंगनाथ राव ये पुरातात्विद थे। पुरातात्विद किसे कहा गया, जो पुरानी चीजों से इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, आप खुदाई किए, आपको कोई चीज मिला जमीन के नीचे, और उन चीजों से आप किसी चीज के बारे में पता लगाए। जैसे हड़प्पा सभ्यता आज से 4000 साल पहले था, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला, ईंट से, मोहर से, हड्डी से, बहुत सारा हड्डी मिला, बहुत सारा ईंट मिला, और उन्हीं चीजों को जब अच्छे से पढ़ा गया, जब अच्छे से उन चीजों का खोजबीन किया गया, तब पता चला कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था। तो ये पता जिसने लगाया उसी को कहा जाता है पुरातात्विद। तो पुरातात्विद जो है, पुरातात्विद का नाम क्या था, रंगनाथ राव। तो पुरातात्विद किसे कहा गया, जो इतिहास के बारे में पता लगाता है। अब ये जो पुरातात्विद है उसका नाम था रंगनाथ राव। तो रंगनाथ राव ने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर फैला हुआ था, और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर, 1100 हो गया, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर देखें प्यारे बच्चों, तो ये अपना प्यारा सा देश भारत है, ये अपना प्यारा सा देश भारत है, और हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है, तो ये है हड़प्पा सभ्यता। तो अगर हम बात करेंगे कि ये हड़प्पा सभ्यता पूरब से पश्चिम, यानी ये वाला एरिया, ये कितना किलोमीटर था पूरब से पश्चिम, 1600 किलोमीटर। यानी यहाँ से अगर बात करोगे दिल्ली, जैसे अगर बात करोगे कि पटना से दिल्ली कितना किलोमीटर है, तो लगभग लगभग कितना किलोमीटर होगा, 900 किलोमीटर। तो उसी तरह से अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें, तो पूरब से पश्चिम ये आपका है, अच्छा 1 सेकेंड, हम लोग उत्तर से दक्षिण, हाँ ये वाला पूरब से उत्तर से दक्षिण, हम लोग गलत बोल रहे हैं, 1 सेकेंड रुको। तो अगर हम लोग बात करेंगे, ऊपर के साइड को कहा जाता है उत्तर, ठीक है, नीचे की साइड को कहा जाता है दक्षिण, बायां साइड को कहा जाता है पश्चिम, दायां साइड को क्या कहा जाता है, पूरब। तो अगर हम आपको कहेंगे कि बताइए ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये पश्चिम से पूरब कितना किलोमीटर था, यानी ये कितना किलोमीटर चौड़ा था पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कहा जाता है 1600 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर था, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कहा जाता है 1100 किलोमीटर। ये किसने कहा, तो याद रखिएगा उसका नाम है रंगनाथ राव। तो प्यारे बच्चों, ये जो रंगनाथ राव है, रंगनाथ राव, इन्होंने क्या कहा कि जैसे मान लो ये हड़प्पा सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है उत्तर से दक्षिण, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर था, 1100 किलोमीटर। और यही रंगनाथ राव ने क्या कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर था, तो पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब ये हड़प्पा सभ्यता पश्चिम से पूरब था 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण था 1100 किलोमीटर। ये बात किसने कहा, ये बात कहा था, उसका नाम था रंगनाथ राव, ठीक है। तो रंगनाथ राव एक पुरातात्विद था जिन्होंने कहा पूरब से पश्चिम तक ये सभ्यता 1600 किलोमीटर था, उत्तर से दक्षिण तक 1100, यहाँ आपका 1100 होगा। बाद में जब उत्तर दिशा में नए नए जगह खोजे गए तो इसकी सीमा और भी बढ़ गई। फिर जब धीरे धीरे खोज हुआ तो पता चला कि हड़प्पा सभ्यता और भी फैला हुआ था, थोड़ा सा नहीं, ठीक। अब बात करते हैं ये क्षेत्रफल के बारे में। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस आकार का था, त्रिभुजाकार का, है ना। जैसे त्रिभुज कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे। तो देखो ये अपना प्यारा सा देश भारत है, ठीक है, ध्यान से देखो बाबू, ये अपना प्यारा सा देश भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हड़प्पा सभ्यता इस तरह से फैला हुआ था, इस तरह से। तो ये कैसा आकार है, लगभग त्रिभुज, त्रिभुज ऐसे ही होता है, ये होता है गोलाकार, ये होता है त्रिभुज, ये होता है वर्ग। तो हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुज के जैसा था, त्रिभुज, ठीक है। चीजें याद रखना आप, वेरी गुड। दूसरा चीज आप लोग याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये कितना किलोमीटर क्षेत्रफल था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। यानी कितना क्षेत्रफल था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो
तो अब क्या क्या चीजें याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, ये उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर था? 1100 किलोमीटर, ठीक। पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर था? 1600 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करेंगे इसका क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, या कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता 660, वो भी सही है। तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका पूरा क्षेत्रफल था, यानी ये पूरा एरिया कितना किलोमीटर था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार, ये है त्रिभुजाकार, ठीक है। ये चीज आप अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं इनकी सीमा के बारे में, यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता उत्तर तरफ कहां से फैला हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो हड़प्पा सभ्यता है उत्तर में जम्मू के अखनूर जगह, एक जगह है अखनूर, यहां ध्यान से देखना। जैसे ये अपना प्यारा सा देश भारत है, ठीक है, ये अपना सा प्यारा सा देश भारत है, ये भारत है। तो अगर बात करेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता वो कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो उत्तर तरफ कश्मीर में एक जगह है अखनूर, अखनूर तक फैला हुआ था उत्तर तरफ। वहीं पे बात करेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था? नर्मदा नदी तक, यानी दक्षिण में एक नदी है नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी तक फैला हुआ था, नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता पश्चिम तक कहां तक फैला हुआ था, तो एक प्यारे बच्चों पश्चिम में बलूचिस्तान में एक समुद्र है मकरान समुद्र, मकरान समुद्र के किनारे तक फैला हुआ था। और उत्तर पूरब में मेरठ तक फैला हुआ था, मेरठ तक, है ना, यहाँ पर है मेरठ, तो यहाँ तक फैला हुआ था मेरठ, ठीक। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि ये जो सभ्यता है कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है उत्तर तरफ जम्मू कश्मीर में एक जगह है अखनूर, वहां तक फैला हुआ था। बात करेंगे दक्षिण तरफ कहां तक फैला, नीचे को क्या कहते हैं? नीचे को दक्षिण कहते हैं, आपको भी पता है। ऊपर को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर कहते हैं। बायां साइड को क्या कहते हैं? पश्चिम कहते हैं। दायां साइड को क्या कहते हैं? पूरब कहते हैं, है कि नहीं? अगर हम आपसे सवाल करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर तक कहां तक फैला हुआ था, तो उत्तर में जम्मू तक फैला हुआ था, जम्मू के एक जगह अखनूर तक। अच्छा, दक्षिण में कहां तक फैला हुआ था? नर्मदा नदी के किनारे तक, है ना, दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे तक फैला हुआ था। पश्चिम में कहां तक फैला हुआ था? तो पश्चिम में एक जगह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में एक जगह बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान का एक समुद्र है मकरान समुद्र, वहां तक फैला हुआ था। और उत्तर पूरब में मेरठ तक फैला हुआ था, मेरठ तक, या कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है आलमगीर तक। और आलमगीर कहां पर? उत्तर प्रदेश में है, यानी उत्तर प्रदेश तक समझो ये हड़प्पा सभ्यता फैला हुआ था। समझ गए आप चीजों को? तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि ये जो सभ्यता है, कहा जाता है कि ये जो सभ्यता है मिस्र से 20 गुना बड़ा था, मिस्र से। जैसे आप यहाँ देखो, है ना, उस समय भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लगभग 4-5 पुरानी सभ्यता थी। जैसे मेसोपोटामिया सबसे पुरानी सभ्यता है। उसी तरह से क्या बोलते हैं, है ना, ध्यान से सुनो, जैसे हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, उसी तरह से मेसोपोटामिया की एक सभ्यता था, उसी तरह से मिस्र की एक सभ्यता था, उसी तरह से चीन की सभ्यता था। तो कहा जाता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ा था। यानी अगर मिस्र की सभ्यता इतना बड़ा था, तो इसका 20 गुना बड़ा था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इससे 20 गुना ज्यादा बड़ा था। और मेसोपोटामिया व मिस्र दोनों के मिलाकर क्षेत्रफल से लगभग 12 गुना अधिक था। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता भी काफी पुरानी है, मिस्र की सभ्यता भी पुरानी है, और हड़प्पा सभ्यता भी पुरानी है। लेकिन अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता कितना बड़ा था, तो मिस्र सभ्यता से 20 गुना ज्यादा बड़ा था हड़प्पा सभ्यता। और अगर हम लोग मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों को अगर मिला दें, तो भी 12 गुना ज्यादा बड़ा था। दोनों को मिलाकर क्षेत्रफल से लगभग 12 गुना ज्यादा बड़ा था। तो इससे समझ में आता है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ा सभ्यता में से एक सभ्यता था, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। चीजें आपको समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आज ये इतिहास की पहली क्लास थी और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। देखो, जब कोई चीज़ शुरू होता है ना, तो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन हमने कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से समझाएं, क्योंकि अगर आपको पहला क्लास में मज़ा आ जाएगा ना, फिर आगे का सारा क्लास आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को आप एक बार और देख लीजिएगा, ताकि और अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। हम तो आपको वैसे और भी चीज़ें पढ़ाने वाले थे एक ही क्लास में, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, इसलिए अगली क्लास में इसको पूरा करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, हम लोग जो है टोटल इतिहास में आपके कितने चैप्टर होते हैं? इतिहास में टोटल 15 चैप्टर होता है ना। 15 में से पहला चैप्टर जो है हम आपको यूट्यूब में पढ़ाएंगे। बाकी का 14 चैप्टर कहाँ पर पढ़ाएंगे? तनु क्लासेस ऐप में, सफलता बैच में।
तो जो बच्चा पूछ रहे थे कि सर सफलता बैच में पढ़ाई होगी, नहीं, बिल्कुल बाबू, आपकी जितनी भी इतिहास की क्लास है सारी क्लास आपकी सफलता बैच में होगी, यानी तनु क्लासेस ऐप में होगी। बाकी एक चैप्टर की क्लास खाली यूट्यूब में होगा, पहला चैप्टर, ताकि बच्चों को पता चले कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। डेमो बहुत सारा बच्चा मांगता है, उनको डेमो मिल जाएगा। बाकी सारी क्लास आपकी तनु क्लासेस ऐप में होगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताना। तो जो बच्चा तनु क्लासेस ऐप में सफलता बैच में नहीं जुड़े हैं, ये नंबर है 6201470762। इस नंबर पर कॉल करके आपको कोई भी जानकारी लेना हो आप पूछ लेना, तनु क्लासेस के बारे में, सफलता बैच के बारे में, कैसे सफलता बैच में जुड़ना है, कैसे पेमेंट करना है, सब आपको पता चल जाएगा, है ना। याद रखना, सफलता बैच आर्ट्स का सबसे बड़ा बैच है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी सफलता बैच से पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट इसी बैच के बच्चे निकालते हैं। तो आप भी अगर सफलता बैच से जुड़ना चाहते हैं और हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको पढ़ाता है, कहाँ पर, सफलता बैच में। सफलता बैच में सारे सब्जेक्ट की क्लास होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। पहली क्लास आपकी यूट्यूब में फ्री होगी, बाकी सब क्लास तनु क्लासेस ऐप में। तो आप तनु क्लासेस ऐप में ज़रूर जुड़ना, सफलता बैच में अच्छे से वहाँ पर आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और भी आपको पढ़ाना था लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी बन रही थी, इसलिए हम लोग छोड़ दिए। बाकी कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती वक्त दिए। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना के रखिए प्लीज़। सर पीडीएफ, प्यारे बच्चों, ये जो पीडीएफ है, ये जो नोट्स है, ये सारा चीज़ आपको तनु क्लासेस ऐप में ही मिलेगा, सफलता बैच में।